प्रेम घन की छाया स्मृति, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल। उनका जन्म सन 1884 और 1941 में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें बताया गया है कि संस्मरणात्मक निबंध प्रेम घन की छाया स्मृति में शुक्ल जी ने हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अपने प्रारंभिक रुझानों का बड़ा रोचक वर्णन किया है। उनका बचपन साहित्य परिवेश से भरा पूरा था। बाल्यावस्था में भी किस प्रकार भारतेशु एवं उनके मंडल के अन्य रचनाकारों विशेषत प्रेमघन के सानिध्य में शुक्ल जी का साहित्यकार आकार ग्रहण करता है। उनकी अत्यंत मनोहारी झांकी यहाँ प्रस्तुत हुई है। प्रेमघन के व्यक्तित्व के ने शुक्ल जी की समवयस्क मंडली को किस तरह प्रभावित किया, हिंदी के प्रति किस प्रकार आकर्षित किया तथा किसी रचनाकार के व्यक्तित्व निर्माण आदि से संबंधित पहलुओं का बड़ा चित्ताकर्षक चित्रण इस निबंध में किया गया है। प्रेमघन की छाया स्मृति। मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की युक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था, मतलब उन्हें बहुत मज़ा आता था। वे रात को प्राय रामचरितमानस और रामचंद्रिका घर के सब लोगों को इकट्ठा करके एकत्र करके बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे, बड़े ही रोचक ढंग से पढ़ाया करते थे और खुद भी पढ़ा करते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेशु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे और उन्हें भी कभी कभी सुनाया करते थे। जब उनकी बदली हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्ज़ापुर हो गई थी तब उनकी आयु कितनी थी? 8 वर्ष थी। उसके पहले ही भारतेशु के संबंध में एक अपूर्व मधुर भावना मेरे मन में जगी रहती थी। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में मेरी बाल बुद्धि कोई वेद नहीं कर पाती थी। वो सोचते थे कि जो सत्य हरिश्चंद्र का नाटक है वो राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र सेम ही है, मतलब एक जैसे ही नाम है। हरिश्चंद्र शब्द से दोनों की एक मिलीजुली भावना, एक अपूर्व माधुर्य का संचार मेरे मन में करती थी। मिर्ज़ापुर आने पर कुछ दिनों में ही सुनाई पड़ने लगा कि भारतेशु हरिश्चंद्र के एक मित्र यहाँ रहते हैं जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं और जिनका नाम है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। भारतेशु मंडल की किसी सजी स्मृति के प्रति मेरी कितनी उत्कंठा रही होगी, ये अनुमान करने की बात है। मैं नगर से बाहर रहता था। एक दिन बालकों की मंडली जोड़ी गई। मैंने सभी बालकों को इकट्ठा किया और एक मंडली बना ली जो चौधरी साहब के मकान से परिचित थे, जो चौधरी साहब के मकान को जानते थे कि घर का है उनका। वे अगुआ हुए। मील 1.5 का सफ़र तय हुआ। पत्थर के एक बड़े मकान के सामने हम लोग जा खड़े। नीचे का बरामदा खाली था, ऊपर का बरामदा संघन लताओं के जाल से आवृत था, मतलब जो बेलें होती हैं वो पूरी तरह से बेलों के साथ ढका हुआ था। बीच बीच में खंभे और खुली जगह दिखाई पड़ती थी। उसी को देखने के लिए मुझे कहा गया। कोई दिखाई न पड़ा। सड़क पर कई चक्कर लगे। कुछ देर पीछे एक लड़के ने उंगली से ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा। लता प्रतान के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी। दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे। एक हाथ खंभे पर था। देखते ही देखते यह मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई, मतलब गायब हो गई। बस यही पहली झांकी थी। ज्यों ज्यों मैं सियाना होता गया त्यों त्यों हिंदी के नूतन साहित्य की ओर मेरा झुकाव बढ़ता गया। कविनेंस कॉलेज में पढ़ते हुए स्वर्गीय रामकृष्ण वर्मा मेरे पिताजी के सहपाठी भी थे। भाजियों में प्रेस की पुस्तकें प्राय मेरे यहाँ आ करती थी, पर पिताजी उन पुस्तकों को छिपाकर रखने लगे। तो मेरे पिताजी उन पुस्तकों को छिपाकर रखने लगे, मतलब बुकों को छापने लगे। उन्हें डर हुआ कि कहीं मेरा चित्त स्कूल की पढ़ाई से हट न जाए, मैं बिगड़ न जाऊं। उन्हीं दिनों पंडित केदारनाथ जी ने पाठक ने हिंदी पुस्तकालय खोला था। मैं वहाँ से पुस्तकें लाकर पढ़ा करता था। एक बार एक आदमी साथ करके मेरे पिताजी ने मुझे एक बारात में काशी भेजा। मैं उसी के साथ घूमता फिरता चौखंबा की ओर जा निकला। वहीं पर एक घर में
पंडित केदारनाथ जी की बैठक पाठक हो गई। बात ही बात में मालूम हुआ कि जिस मकान में वे निकले थे वह भारतेशु जी का घर है। मैं बड़ी चाहकुतूहल की दृष्टि से कुछ देर तक उस मकान को ही देखता रहा। जैसे हम मुंबई जाएंगे किसी भी हीरो का घर देखने तो हम थोड़ी देर चकित रह जाएंगे कि मैंने इसका ये देखा उसका वर्णन करेंगे। इसी तरह उनके साथ हुआ। भावनाओं में लीन होकर देखता रहा। पाठक जी ने मेरी यह भावुकता देखकर बड़े प्रसन्न बहुत खुश होकर कहा, बहुत दूर मेरे साथ बातचीत करते हुए भारतेश्वर जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र घरी मैत्री में दोस्ती में परिणत हो गया। 16 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते यह सभ्यता समवयस्क हिंदी प्रेमियों की एक खासी मंडी मुझे मिल गई, जिनमें श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल, भगवान दास जी हल्का, पंडित बद्रीनाथ गौंड, पंडित उपाशंकर द्विवेदी मुख्य थे। हिंदी के नए पुराने लेखों की चर्चा बराबर इस मंडी में रहा करती थी। मैं भी अब अपने को एक लेखक मानने लगा था। हम लोगों की बातचीत प्राय लिखने पढ़ने की हिंदी में हुआ करती थी, जिसमें निसंदेह इत्यादि शब्द आया करता। बार बार निसंदेह शब्द आता था जिस स्थान पर मैं रहता था, और इसी ने उन्होंने हम लोगों का नाम निसंदेह लोग रख छोड़ा था। मेरे मोहल्ले में कोई मुसलमान सब सज जाया करते थे। एक दिन मेरे पिताजी खड़े होकर उनके साथ बातचीत करने लगे। किसी बीच में उधर न निकला। पिताजी ने मेरा परिचय देते हुए कहा, इन्हें हिंदी का बहुत ही शौक है। चट जवाब मिला, आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं तो इनकी सूरत देख के ही पहचान गया। और कभी सोचने लगे कि मेरी सूरत में ऐसा की बात है, यह इस समय नहीं कह सकता, आज से 30 वर्ष पहले ही बात की है। चौधरी साहब से जो अब अच्छी तरह परिचित हो गया था, अब उनके यहाँ मेरा आना जाना लगा रहता था। हम लोग उन्हें पुरानी चीज समझा करते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक था कि चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे, बड़े लोग थे। बसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसर पर उनके यहाँ खूब नाच गाना उत्सव मनाया जाता था। उनकी हर एक अदद से रियासत तवी दारे टपकती थी। लगता था वही रईस हैं लोग, बड़े लोग हैं। खान पान से, उनकी बॉक्स से, कुछ भी कोई भी एक्टिविटीज़ करनी तो लग जाता था पता भी। कंध तक बाल लटक उनके कंध तक बड़े बड़े बाल थे। आप इधर से उधर टह रहे थे। छोटा सा लग रहा पान की तस्तरी ली पीछे पीछे लगा हुआ था। बात ही कान शान का क्या कहना, जो बातें उनके मुंह से निकली थी उनमें एक विलक्षण वक्रता रही थी। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम निराला था। नौकरों तक के साथ उनका संवाद सुनने लायक होता था। अगर किसी नौकर के हाथ से कोई गिलास गिर जाता था तो उनके मुंह से यह निकलता थी, कारे बच्चे ना नाही। उनके प्रश्नों के पहले क्यों साहब अक्सर लगा रहता था। वे लोगों को प्राय मनाया करते थे। इससे उनके मिलने वाले लोग भी उन्हें बनाने की फिक्र में रहा करते थे। मिर्जापुर में पुराने परिपाटी के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहते थे, जिनका नाम था भावनाचार्य गिरी। एक दिन वे सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते हुए जा रहे थे। अंतिम चरण आ गया था और चौधरी साहब अपने बरामदे पे खड़े कंधों पर बाल छिटकाए हुए खंबे पर हाथ रखे हुए खड़े हुए थे। चट कवि पूरा हो गया था। भावना जी ने नीचे से कवि ललकारा, जिसका अंतिम अंश था, खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। खंबे पर ऐसे हाथ रखे खड़े हो जैसे कोई मुगल की रानी हो। इसका ये मतलब है। एक दिन के लोग बैठे बातचीत कर रहे थे। इतने में एक पंडित आ गए और चौधरी साहब ने पूछा, कहिए क्या हाल है। पंडित जी बोले, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया और चले जा रहे हैं। प्रश्न हुआ, जल्दी खाया कि कुछ फलाहार भी खाया। जल पिया जाता है और फल खाया जाता है, तो यहाँ कहा जल ही खाया या कुछ फलाहार भी खाया। एक दिन चौधरी साहब के पड़ोसी उनके यहाँ पहुंचे। देखते ही सवाल हुआ, क्यों एक लफ्ज में अक्सर सुना करता था, पर उसका ठीक समझ में ना आया। आखिर घनचक्र में क्या मानिए, उनके क्या लक्षण है। पड़ोसी वहां से बोले, वाह, यह मुश्किल काम नहीं है। एक दिन रात को सोने से पहले कागज कलम लेकर सवेरे ही रात तक जो जो काम किए हों वो लिख डालो। मेरे सहपाठी पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे व भगवान दास हाल बाबा भगवान दास मास्टर, इन्होंने उर्दू बेगम नाम की एक बहुत बड़ी विनोदपूर्ण पुस्तक लिखी थी, जिसमें उर्दू की उत्पत्ति, प्रचार आदि
का वृत्तांत एक कहानी के ढंग में दिया गया था। इत्यादि कि आदमी गर्मी के दिन में छत पर बैठे हुए थे, चौधरी साहब से बातचीत कर रहे थे और जहाँ लैम्प भी जलाया हुआ था, लैम्प में एक बत्ती थी। एक भवन करने लगी। चौधरी साहब नौकरों को आवाज़ देने लगे, मैंने चाहा कि बढ़कर बने। नीचे की रात ऊपर लक्ष्मी नारायण ने तमाशा देखने के विचार से मुझे धीरे से रोक लिया। चौधरी साहब कहने जा रहे थे, अरे जब फूट जाए तब चलत आवा। अंत में चिमनी ग्लोब के सही चकनाचूर हो गई, पर चौधरी साहब का हाथ लैंप की तरफ ना बढ़ा। उपाध्याय जी नागरिक को भाषा मानते थे और बराबर नागरिक भाषा लिखा करते थे। उनका कहना था कि नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वे नागरिक कहलाई। इसी प्रकार वे मिर्जापुर लिखा करते थे, जिसका अर्थ वे कहते थे कि लक्ष्मीपुर मीर इज इक्वल टू समुद्र प्लस